हेलो एवरीवन, वेलकम टू राव एकेडमी। आई एम शुभम देशमुख और आज की क्लास में हम एमपीपीएससी मेंस में जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें आपको यूनिट सेकंड में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन दिया हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एमपीपीएससी मेंस में जो दिया हुआ है वो आपको 10 मार्कर एंड 7 मार्कर के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रखता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हर व्यक्ति तक के बैंकिंग फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी होना, हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट में मतलब बैंक अकाउंट होना, उनके बैंक में खाता होना और बैंकिंग सर्विसेज से जुड़े हुए होना, यही कहलाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। कंट्री में हर एक व्यक्ति तक के बैंकिंग फैसिलिटीज की पहुंच ही कहलाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसी की ही सिंपल डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू द प्रोसेस of ensuring access to financial services to all individuals and businesses, especially the underserved and unbanked sections of society। उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। आपको पता है मोस्टली जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज से जोड़ना है, सो हायर क्लास तो ऑब्वियसली बैंकिंग फैसिलिटीज से जुड़ा हुआ रहता है, बट लोअर क्लास जो है या अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है, अंडर सर्व्ड सेक्शंस जो है, उनको भी बैंकिंग फैसिलिटीज की पहुंच दिलवाना ही कहलाएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसे ही हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा। अगर आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन लिखना है सो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। In India, financial inclusion is crucial for promoting economic development, reducing poverty and enhancing the standard of living। आप समझिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर इंडिया में सभी लोगों तक के बैंकिंग फैसिलिटीज होगी, सो जो आज चल रहा है, आज जो गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से लोगों के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाल पा रही है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे डाल पा रही है, तो वो किस कारण से पॉसिबल है? यही फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण पॉसिबल है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है और लाडली बहना योजना के माध्यम से हर महिला के बैंक खाते में 1250 रुपए प्रति महीना सरकार डालती है। ये अगर सुविधा फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसा एफर्ट्स हमारे सरकार द्वारा नहीं किया होता तो सभी महिलाओं के बैंक खाते नहीं होते और सभी को डायरेक्ट उनके खाते में पैसे उपलब्ध नहीं करा पाते। फिर क्या होता? इंटरमीडिएटरी रहता, मतलब बीच में सरकार जो है वो वहां पे किसी ग्राम पंचायत में या कहीं पे उनको पैसे डालती और फिर वो उनके पास जाते ग्राम पंचायत में पैसे निकालने के लिए, तो बीच में करप्शन हो सकता था। तो ये सारी चीजें हटाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है। इसी के ही माध्यम से डेवलपमेंट हो सकता है, विकास हो सकता है, गरीबी दूर हो सकती है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सकता है। ये बताने की कोशिश किया हुआ है। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के, कि क्या उद्देश्य है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो सबसे पहला तो उद्देश्य है कि एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी लोगों को बैंकिंग सर्विसेज जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स, एटीएम फैसिलिटीज, बैंक खाते होना, ये सारी की सारी फैसिलिटीज सभी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है। दूसरा एफोर्डेबिलिटी। एफोर्डेबिलिटी मतलब सहजता से वो बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज कर सके, इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी है। Ensure that financial services are affordable to the economically weaker sections of society। हमारी सोसाइटी की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, अंडर सर्व्ड सेक्शंस है, मतलब यही महिलाएं हो गए, बच्चे हो गए या जो ओल्ड एज हो गए, सो इनको अफोर्डेबिलिटी हो जाए, आसानी से इनको पहुंच हो जाए कि इनके खाते में पैसे आ जा रहे हैं, कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। वृद्धा पेंशन स्कीम आप सभी जानते हैं कि बूढ़ों को कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी वृद्ध लोग हैं उनके डायरेक्ट खाते में कैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो उन्हें अब भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो यही क्या है? अफोर्डेबिलिटी है। तीसरा है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस मतलब समय पर चीजें हो रही है। आप समझिए कि एक क्लिक से, जैसे ही आप सभी जानते होंगे कि अगर लाडली बहना के पैसे सीएम मोहन यादव जी ट्रांसफर करते हैं तो जस्ट एक क्लिक करते हैं और एक क्लिक में
जितनी भी 1 करोड़ लगभग 1-1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कितना कम समय लग रहा है, आप समझिए कि अगर वो एक पर्सन को पहले ग्राम पंचायतों में पैसे भिजवाते या किसी मीडियम से पैसे भिजवाते और पैसे फिर लोगों के पास में जाते तो महीनों का समय लग सकता था। लेकिन चूंकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में सभी के बैंक खाते होने से समय का क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बचत हो जाता है। चौथा, फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता ये लोगों में बढ़ती है। अगर लोगों के बैंक में खाते रहेंगे तो आप सभी समझ रहे होंगे कि अगर सभी के बैंक में खाते हैं तो उनको बैंक के बारे में जानकारी रहेगी, वित्तीय जानकारी रहेगी कि आखिर बैंक अकाउंट क्या होता है, कैसे खाते होता है, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, ये सारी जानकारी सभी लोगों तक के पहुंचेगी और इसे ही हम कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं कि एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, अफोर्डेबिलिटी, टाइमलाइननेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारे के सारे इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगला ये जो है ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स ही बताने की कोशिश की गई है कि क्या क्या अफोर्डेबिलिटी, आप समझ ही गए हैं कि क्या अफोर्डेबिलिटी है। एक्सेस मतलब एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देन यूसेज, सभी के सभी लोग, जितने भी हमारे देश में लोग हैं वो सब क्या करें, बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज करें, ये है। दूसरा, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पता चले, इसके बारे में। चौथा है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब सभी लोगों के बैंक खाते होना, ये कैसे पॉसिबल होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू पॉसिबल होगा। एंड एडुकेसी एंड क्वालिटी सर्विसेज लोगों को मिल पाएगी अगर उनके पास क्या रहेंगे, बैंक खाते रहेंगे। यही फाइनेंशियल इंक्लूजन के कोर ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। आप इसे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। यही चीज हमें बताने की कोशिश की गई थी। अब हम देखते हैं कि सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या प्रयास किए हैं, क्या एफर्ट्स लिए हैं और कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स लाए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन, इसे हिंदी में बोलते हैं, वित्तीय समावेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2014 के बाद से बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स एंड एफर्ट्स लिए गए ताकि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और आप सभी को पता होगा सबसे पहले एक स्कीम आई जिसका नाम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसे बोलते हैं PMJDY, और ये स्कीम आई थी 2014 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ऑब्जेक्टिव ये था कि सभी लोगों के क्या खोले जाएं, बैंक खाते खोले जाएं और जीरो बैलेंस पे बैंक खाते खोले जाएं। जीरो बैलेंस मतलब आप सभी को बैंक खाते खोलने के लिए वहां पे कोई जो एक मिनिमम अमाउंट रहता है, मिनिमम अकाउंट अमाउंट रखने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री में क्या होते जा रहे हैं, बैंक खाते खुलते जा रहे हैं। अगर आप सभी को याद होगा तो 2014 में ये स्कीम आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए एक बहुत बेहतर और बहुत अच्छा प्रयास था जिसके माध्यम से आज सभी लोगों के क्या खोले गए, बैंक खाते खोले गए थे। गांव गांव में सभी लोगों के बैंक खाते खोले गए और इसका ही आज असर है कि लगभग 90% पॉपुलेशन के पास हमारे यहाँ क्या है, बैंक में खाते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज की उपलब्धता होना। इसके फीचर्स ये थे, सबसे पहला कि ओपनिंग ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट्स विथ नो मिनिमम बैलेंस। नो मिनिमम बैलेंस जो मैंने आपको बताया कि कोई भी आपको जीरो मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपीज या जो मिनिमम अमाउंट बैलेंस रखने की जरूरत पहले होती थी वो नहीं रहेगी। दूसरा, इशुएंस ऑफ रुपे डेबिट कार्ड्स, जिन लोगों के भी बैंक खाते खुले थे उन्हें डेबिट कार्ड, जो भी कौन सा, रुपे डेबिट कार्ड ओपन किया गया था। दूसरी स्कीम्स, सबसे पहला प्रधानमंत्री जन धन योजना, उसके बाद आई थी एक मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस योजना। ये पूरी की पूरी मुद्रा योजना थी और मुद्रा योजना के माध्यम इसका भी प्रयास ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या खोले, बैंक अकाउंट खोले अगर उन्हें क्या करना है, बिजनेस करना है। इसके माध्यम से, मुद्रा योजना के माध्यम से लोन्स या ऋण उपलब्ध कराए जा रहे थे और यह 3 तरीके थे। सबसे पहला शिशु, फिर किशोर और तरुण। शिशु के अंतर्गत 50,000 तक के आपको 50,000 तक के लोन अवेलेबिलिटी होगी। किशोर के अंतर्गत आपको 50,000 से 5 लाख तक के आपका लोन अवेलेबिलिटी होगी और तरुण के अंतर्गत आपको 5 लाख से 10 लाख तक की लोन अवेलेबिलिटी होगी। और ये लोन अवेलेबिलिटी आपको मतलब लोन या ऋण उपलब्धता तभी होगी जब आपके क्या होंगे, बैंक में खाते होंगे। और इसीलिए लोग क्या करने लगे, बैंक में खाता खोलने लगे और इसी से क्या बढ़ा, फाइनेंशियल
इंक्लूजन बढ़ा, वित्तीय समावेशन बढ़ा। तो जब भी आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं आपको बता दूं कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन लगातार उसने एमपीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो इसीलिए जब भी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का आंसर लिखे तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिखें, वहां से इंट्रोडक्शन आप शुरू करें, ऑब्जेक्टिव्स बताएं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है, और कुछ की इनिशिएटिव्स बताएं। जैसे इसमें स्कीम्स डालेंगे, सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना। अगली स्कीम हम देखते हैं वो थी अटल पेंशन योजना। ये 2015 में ये योजना आई थी और अटल पेंशन योजना के माध्यम से इसका उद्देश्य ही ये था कि एक पेंशन जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब असंगठित क्षेत्र में लोग हैं, उस असंगठित क्षेत्र को भी क्या हो, पेंशन की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए ये अटल पेंशन योजना आई थी। अटल पेंशन योजना के माध्यम से यह प्रयास किया गया था कि कोई भी आपको, अभी कैसा रहेगा कि अभी आपको कुछ पैसे जमा करने हैं और जब भी आपका 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब आपको 1,000 रुपए से 5,000 रुपए प्रति माह की क्या दी जाएगी, पेंशन उपलब्धता कराई जाएगी। ये अटल पेंशन योजना का क्या था, प्रयास था। इसके लिए भी क्या होगा, आपको बैंक में खाते खोलने पड़ेंगे। अटल पेंशन योजना का लाभ लेना है तो आपको बैंक में खाते खोलने पड़ेंगे। क्या बढ़ा इससे, वित्तीय समावेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन इसी के ही माध्यम से बढ़ा। चौथी स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी 2015 में आई थी। सरकार का ये भी प्रयास था। ये सारे प्रयास सरकार के इसीलिए थे कि किसी ना किसी माध्यम से लोग क्या खोलें, अपने बैंक में खाते खोलें और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आई थी और इसका भी ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको क्या, इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी सरकार कराने का प्रयास कर रही थी कि अगर आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको प्रति साल, प्रति वर्ष 12 रुपए का क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। पहले बैंक अकाउंट खोलिए और 12 रुपए आपका प्रति वर्ष आपका प्रीमियम कटेगा। और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। और ये इंश्योरेंस में आपको 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। अगर आपको फुल डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होती है तो आपको 2 लाख रुपए की राशि इंश्योरेंस के तहत, और अगर आपका पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो आपको 1 लाख रुपए की क्या दी जाएगी, राशि दी जाएगी। ये सरकार की एक स्कीम थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला हम देखें तो अगली स्कीम थी डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आप सभी इससे बहुत ज्यादा अवेयर होंगे। आज जो यूपीआई सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सभी लोगों के, आज आप कहीं पे भी पेमेंट करने जाते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। और ये 2015-16 के बाद से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और यही है हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई के माध्यम से अब क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट कब कर पाएंगे, जब आपका बैंक में खाता होगा। बैंक में खाता होगा सो आप उसे लिंक करते हैं फोन पे, गूगल पे, इन सब से, और फिर क्या कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो। तो इससे भी क्या बढ़ा, वित्तीय समावेशन। आज आप देखिए कि हर व्यक्ति, मतलब अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, तो एक गरीब व्यक्ति के पास भी क्या रहता है, एक क्यूआर कोड रहता है। वो क्यों है, क्योंकि उसका बैंक में खाता है, और बैंक में खाता है तो उसको क्यूआर कोड मिल गया और वो क्या कर रहे हैं, आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे बढ़ा। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप सरकार ने लॉन्च किया था। और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मतलब आप सभी अगर देखे होंगे तो गांव गांव में कियोस्क केंद्र बनाए गए हैं जहां पे लोग अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं और बैंक में अगर उनका खाता है तो आधार कार्ड से भी वो क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं। तो ये सब जो इनिशिएटिव था, डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव, इसका भी जो प्रयास था वो यही था कि इससे क्या बढ़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। अगली स्कीम थी फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन। लोगों में क्या, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। और वित्तीय साक्षरता सरकार ने बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आप देखते होंगे टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आता है, आरबीआई का, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एडवर्टाइजमेंट जाते रहता है कि आप कोई भी ओटीपी शेयर मत कीजिए। जब भी आपको कोई फ्रॉड नंबर से कॉल आ रहा है तो ओटीपी शेयर ना कीजिए। आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वह किसी को नहीं बताइए। ये सब क्या है, ये फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन ही है। तो ये कुछ सरकार के प्रयास थे कि इनिशिएटिव्स थे, किस चीज के लिए ये प्रयास थे, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। सो आपको ये मेंशन करना ही है आंसर्स में कौन कौन से प्रयास थे। मैंने आपको सबसे पहले बताया प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन। ये सरकार के कुछ प्रयास थे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। हम देखते हैं कि इस फाइनेंशियल इंक्लूजन से
क्या क्या चैलेंजेस हमारे यहाँ पे हैं एक वित्तीय समावेशन को प्रमोट करने के लिए, क्या चैलेंजेस, क्या बाधाएं सरकार को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहला तो हमारा जो चैलेंजेस है वो यही है कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो दुर्गम या रिमोट एरियाज में हैं। समझिए आपकी नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक एक गांव तक के बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच करवाना ये कैसा है, बहुत मुश्किल है। आज भी बहुत सारे जो एरिया है वो कैसा पहाड़ी एरिया है जहां पे जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, इसीलिए उन तक बैंकिंग फैसिलिटीज की पहुंच बनाना ये कैसे हो जाता है, एक कठिन हो जाता है। ये एक चैलेंज है सरकार के सामने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश में ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, पातालकोट रीजन जो है, जो भारिया ट्राइब वहां पे रहती है, वहां तक के पहुंचना और सभी लोगों के बैंक खाते खुलवाना वहां पे एक सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। रीचिंग रिमोट एंड रूरल एरियाज विद इनएडुकेट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहे होगे आप। दूसरा, लो फाइनेंशियल लिटरेसी। लो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब हमारे यहाँ पे पहले से ही क्या है, वित्तीय असाक्षरता है। बहुत कम लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है मध्य प्रदेश में या पूरे इंडिया में ही आप देखो। सबसे पहले तो साक्षरता नहीं है, साक्षरता अगर लोगों के पास है भी तो वित्तीय साक्षरता नहीं है, क्योंकि उन्हें इसलिए इन सब चीजों का बैंकिंग फैसिलिटीज से जुड़े हुए नहीं रहते, तो नॉलेज नहीं रहता कि क्या होता है, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये इंटरेस्ट रेट कैसे चलता है, ये सब चीजों की समझ नहीं रहती। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज का यूज ही नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं कि गाँव में हम साहूकार या जमींदार उनसे ही पैसे ले लेंगे और ये बैंक के जो मामले इन सब में नहीं उलझेंगे। इसीलिए इसी वित्तीय असाक्षरता के कारण एक बहुत बड़ा चैलेंज है किसमें, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तीसरा, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, जो एक चैलेंज है। आप समझिए कि एक हमारी जो कंट्री है जहां पे वैसे ही साक्षरता कम है, उसमें वित्तीय साक्षरता कम है, उसमें टेक्नोलॉजीज जैसे आज जो डिजिटल पेमेंट्स हम कर रहे हैं, आप समझिए कि एक आज जो जनरेशन है, आप जो यूथ हैं वो तो इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं, लेकिन जो एक एल्डर एज है वो आज भी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसको अडॉप्ट करने में क्या करती है, थोड़ा सा परहेज करती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे स्कैन करना है, कैसे बैंक में पैसे ट्रांसफर करना है। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसका यूज करना, फाइनेंशियल जो टर्म्स है, टेक्नोलॉजीज है, इन सब का यूज करना। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा एक बहुत बड़ा चैलेंज वो है क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी। क्रेडिट मतलब जो पैसा है, पैसों की तरफ जो एक्सेसिबिलिटी है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि एडुकेट और टाइमली क्रेडिट टू स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड फार्मर्स, ये उपलब्ध कराना, आप समझ रहे होगे कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, उन योजनाओं के माध्यम से किसानों को या कोई जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं उनके लिए लोन उपलब्धता सरकार द्वारा कराई जाती है, तो वो टाइमली नहीं हो पाता। इसीलिए टाइमली नहीं हो पाता मतलब सरकार के पास फंड नहीं है, बजट नहीं है, तो वो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए क्या आ जाता है, एक चैलेंज आ जाता है। एंड कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स मतलब समझिए कि आज भी लोगों की सांस्कृतिक पिछड़ापन है, समाज में ऑर्थोडॉक्सी है, और वो इन सब चीजों में आज भी बैंक फैसिलिटीज को यूज करने में क्या करते हैं, परहेज करते हैं। और गांव में ही अगर जो मैं बता रहा था कि जो साहूकार, जमींदार और इन सब से पैसे लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये सब कुछ चैलेंज थे जो आप लिख सकते हैं। ज्योग्राफिकल बैरियर्स, लो लिटरेसी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी एंड कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स। अब हम देखते हैं कि यही वित्तीय समावेशन का क्या इंपैक्ट हो रहा है समाज में, क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या इंपैक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी आर्थिक विकास है उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है जब से हमारा वित्तीय समावेशन धीरे धीरे बढ़ा। अब आप समझिए तो 2015 के बाद से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, और इकोनॉमी ग्रो करने के पीछे एक रीजन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। कैसे? आप समझिए कि पहले सरकार लोगों तक के जो भी फैसिलिटीज या जो भी फंड्स उपलब्ध करवाना चाहती थी, अगर ऐसा बोलते थे राजीव गांधी कि हम ऊपर से केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो नीचे जो जिसको उसकी जरूरत है उसको सिर्फ 25 पैसे मिलता है, बीच में 75 पैसे क्या हो जाते हैं, कोई करप्शन में खर्च हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है, ऊपर से अगर 1 रुपए आ रहा है तो पूरा का पूरा 1 रुपए जो भी जरूरतमंद है उसके पास पहुंच रहा है। इसीलिए हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा, आर्थिक विकास में यह बहुत ज्यादा सहायता दे रहा है। दूसरा, पावर्टी एलिवेशन। पावर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी कम हो रही है। सेम वही रीजन कि आज फाइनेंशियल इंक्लूजन में सभी लोगों के क्या है, बैंक खाते हैं, सभी लोगों के बैंक खाते हैं, सभी लोग
बैंकिंग फैसिलिटीज से जुड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉवर्टी या गरीबी कम हो रही है, सभी लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, पूरा का पूरा लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से अगर सरकार 2 लाख रुपए डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को भेज रही है, तो पूरा 2 लाख रुपए उन्हें मिल रहा है, बीच में कोई बिचौलिया उस पैसों को नहीं खा रहा है, इसीलिए गरीबी कम हो रही है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है लाडली बहना योजना। महिलाओं के खाते में 1250 रुपए जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो इसी कारण से हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन, हमारे वित्तीय समावेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा, और इससे क्या हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। इंप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, लोगों का जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब लोगों के बैंक खाते हैं, बैंक खातों की पहुंच है, वो लोग या तो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के लिए लोन्स अवेलेबिलिटी हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उनके बैंकों में खाते हैं, तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है। या जो सरकार के बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे वृद्धा पेंशन योजना, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना या मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से उनके बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं, तो उनसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। ये सब क्या है, हमारा एक इंपैक्ट हो रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सोशल स्टेबिलिटी मतलब सामाजिक स्थिरता, जब समाज में गरीबी कम होगी, समाज में सभी लोगों तक के बैंकिंग फैसिलिटीज की पहुंच होगी, समाज में जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस है वो कम होते रहेगा, तो समाज में स्थिरता आती रहेगी, सोशल स्टेबिलिटी आएगी। यही क्या है, कुछ इंपैक्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ये वाला टॉपिक, आई होप सो। आपको 10 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट आर इट्स चैलेंजेस एंड व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से लिख सकते हैं आंसर फॉर्मेट में। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं वो लिखिए, सरकार क्या प्रयास कर रही है, उसके क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के, ये सारा का सारा हमने समझाने की कोशिश की है। आई होप सो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।